धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। उपस्थित गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पे मौजूद है शुक्ला सर, राय प्रणाम करते हुए आज्ञा मानते हुए करता हूँ। Basically, I am a theoretical physicist, hardcore theoretician, using quantum statistical mechanics, fluid mechanics, and liquid research too. मुझे इस विषय का शोध छात्र समझकर ही आप सुनिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अभी प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी सर के साथ मतलब नॉन रजिस्टर्ड शोध शुरुआत की। तो सबसे पहले जो मेरा आज का विषय है वो अगर आप देखेंगे वो है कि वैदिक विज्ञान परंपरा पर प्रहार का प्रयास, ब्रिटिश काल। प्रोफेसर उपाध्याय सर ने ऑलरेडी मुगल पीरियड और उससे पहले के पीरियड और हमारे जो वैदिक विज्ञान में इनरिचमेंट था उसके बारे में विस्तृत चर्चा की, और उन्होंने बहुत सारी चर्चा, मेरा काम भी बहुत आसान कर दिया। मैं इस पे आना चाहूँगा कि पहली बात की अंग्रेज भारत आए क्यों, और आने के बाद उनका उद्देश्य क्या। तो अगर आप इसको देखेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था, तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रहार करना उनका मकसद है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड में हुई, सारे यूरोप में फैली, और औद्योगिक क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे, मुल्क अंग्रेज, फ्रेंच, डच, स्कॉटलैंड से लोग भारत की तरफ आना शुरू किए। उसका एक मुख्य कारण जो मुझे दिखता है वो ये था कि भारत में किसान की खेती परंपरा और खनिज परंपरा, साथ ही साथ यहाँ छोटे उद्योग जो आप पाएंगे कि यहाँ पे स्टील का उद्योग था, मिश्र धातु बनाने का उद्योग था, जैसा अभी प्रोफेसर उपाध्याय सर जी ने चर्चा की। यहाँ पर कपड़ा बनाने का बहुत ही अच्छा विकसित उद्योग था, रेशम वस्त्र बनाने का। इन सब उद्योगों के लिए कच्चा माल भी यहीं से तैयार हो जाता था, और हम उसको लेकर के बाहर बेचते थे। और उस जमाने में भी हमारे पास, जैसा कि प्रोफेसर दुबे सर ने कहा, कि हम सोना और वो लेके आते थे बाहर से। ऐसी हमारे यहाँ उद्योग की व्यवस्था और व्यापार की व्यवस्था थी। अगर हम शिक्षा की बात करें तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने दो मुख्य मकसद से आए। पहले वो भारत में जो खनिज संपदा थी उसको वो रॉ मटेरियल के रूप में ले जाना चाहते थे, ताकि अपने उद्योगों को चलाएं, और उद्योग में तैयार हुई उपभोग की वस्तुएं, जो भारत में उपभोग की वस्तुओं पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, वो ज्यादा उसके प्रति आकर्षित नहीं थे भारतीय, तो वो उपभोग की वस्तुओं को भारत के लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए उन्होंने, अगर देखें आप, तो बंदरगाह से वहीं पर रेल मार्ग या सड़क मार्ग की व्यवस्था हुई, जहां पर खनिज संपदा थी और जहां पर बाजार उपलब्ध हो सकता था माल, वहां तैयार माल को भारत में बेचने के लिए। इस प्रक्रिया में जब अंग्रेज आगे बढ़ते गए तो उनको ये लगा कि कैसे हम इस पे शासन करके इनकी चीजों को ले सकते हैं, अधिकार अपना ले सकें इन खनिज संपदा पे। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे उपनिवेश में बटे भारतीय शासक पे तरह तरह के कानून बना करके, भू राजस्व कानून, और राजघराने के पास कोई वंशज नहीं है तो वो अंग्रेजों, वो आप किसी को गोद नहीं ले सकते, ये सब जो पहले प्रथा चली आ रही थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। और धीरे धीरे छोटे छोटे राजघरानाओं पे, हिंदू राजाओं पे उन्होंने एक तरह से अपना शासन स्थापित कर दिया। और जो बुद्धिजन थे, जो राजाओं के दरबार में उपस्थित बुद्धिजन थे, उनको उन्होंने अपदस्थ करना शुरू कर दिया। अगर आप इस दोनों चीजों को मिला के देखें तो उन्होंने क्या किया कि एक तो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, और साथ ही साथ उन्होंने जो गुणीजन थे, बुद्धिजन थे, उनको शासन से अस्थापित करके वहां की पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि वो उनके पास काम नहीं रह गया। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो भारतीय मानस था वो हमारे यहाँ संस्कृत, और चूंकि मुगल पीरियड के बाद का
काल था, तो अरबी में लोकल भाषाओं में लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे पढ़ाई होती थी। 19वीं शताब्दी के 1820 के आसपास विलियम एडम एक व्यक्ति था जो ईसाई प्रचारक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे भारत में इसलिए लाया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप अध्ययन करिए कि क्या है, रिपोर्ट बनाइए और कैसे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बता सकते हैं, उस पर काम शुरू हुआ। तो इससे पहले 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जेम्स मूल एक अंग्रेजी ऑफिसर था यहाँ पे। उसने इस संस्कृत की भाषा को त्रुटिपूर्ण बताना शुरू कर दिया था और वैज्ञानिक बताना शुरू कर दिया था, और उसने एक रिपोर्ट बनाई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। उसी से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम एडम को नियुक्त किया कि आप जाकर के डिटेल इस पे। वो स्कॉटलैंड का था और ईसाई प्रचारक था। जब वो आया तो उसने अपना रिपोर्ट जो तैयार किया, उसमें क्या लिखता है वो कि जो भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में 1 लाख से ज्यादा छोटे छोटे स्कूल पाठशालाएं थी, और उन स्कूल पाठशालाओं में 15 से 20 बच्चे पढ़ा करते थे। और उनकी पढ़ाई ऐसी हुआ करती थी कि जब कोई लोक पर्व हो, किसान में वो खेती को जब उपज काटने का समय हो, तो वो स्कूल बंद हो जाती थी, पाठशालाएं बंद हो जाता था और वो बच्चे अपने काम में लग जाते थे। मतलब शिक्षा विद स्किल डेवलपमेंट, जो आज हम कहते हैं, आज की शिक्षा का जो है वो उस समय होता था। ये सही बात है कि कोई उस समय रूटीन नहीं होता था कुछ, और कोई परीक्षाएं नहीं होती थी वार्षिक स्तर की, और ना ही कोई बिल्डिंग होता था स्कूल का, और जो शिक्षक होते थे वो उसी समाज से हुआ करते थे। दूसरी बात, जो फी का निर्धारण था वो भी माता पिता के आय पर निर्भर होता था। ये सब विलियम एडम ने अपने रिपोर्ट में लिखी। तीसरी बात जो और भी आश्चर्यजनक है कि ऐसे जो विद्यालय थे वो मंदिरों के प्रांगण में, वृक्ष के नीचे चलाया जाता था, और उससे ऐसा नहीं था कि एक ही वर्ग के सभी लोग थे। गुरु जो होते थे वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग वर्ग के विद्यार्थियों से बात करके उनको ज्ञान दिया करते थे। ये जब चल रहा था, विलियम एडम ने ये रिपोर्ट बनाई, और 1830 के आसपास अगर हम देखें तो अंग्रेज भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे ज्यादा प्रहार करने लगे, और 1820 के आसपास ही श्री रामपुर बंगाल में पहला मिशनरी स्कूल खोला गया। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो उस समय के ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ शासन व्यवस्था में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्होंने अपने प्रभाव के क्षेत्र में वो स्कूल खोलने की मान्यता नहीं दी कि इससे क्या होगा कि जो भारतीय उपनिवेश के लोग हैं वो कहने लगेंगे कि ये बिजनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने संस्कृति को फैला रहे हैं। तो उन्होंने साधारण और सरल भारतीयों को बेवकूफ बना करके, कह लीजिए, उन्हीं के क्षेत्र में वो मिशनरी स्कूल की स्थापना की। बाद में चल के 1800, मेरे ख्याल से 1822 या 23 के आसपास उन्होंने मिशनरी कॉलेज भी खोला। इस तरह से अगर हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है वो भारत की लौकिक शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर अपनी सरकार तथा व्यवसाय के लिए देशी अंग्रेज को तैयार करना। जैन भाई साहब ने भी कहा अपने उद्बोधन में कि जो भारतीय अंग्रेज हो गए इंग्लिश पढ़ के, उन्होंने भी संस्कृत भाषा से दूरी बना ली। तो जो हमारा लिटरल जिसको हम कहते हैं कि हमारा एलिट वर्ग था, वो भाषा से दूर हो गया। और मुगल काल आते आते अगर हम देखें, जो हमारा विज्ञान और तकनीक है वो हमारे कारीगरों में आ गया। जो विज्ञान और तकनीकी का काम था वो हमारे कारीगरों में था। आप प्रोफेसर दुबे सर का उद्बोधन देखें, या प्रोफेसर पीके जैन सर ने भी कहा, और कोई भी देख सकता है, कुतुब मीनार में जो लोह स्तंभ है उस पर आज भी जंग नहीं है। तो मेटलर्जी का वो कारीगर था जो उस विज्ञान को समझ रहा था, उस तकनीक को समझ रहा था। उसी तरह से बहुत सारी पेंटिंग है, वो कारीगर था जो उस तकनीक को समझ रहा था। बहुत सारे जो चित्र बनाए गए और जो डिफरेंट उस जमाने में ब्रिज वगैरह बनाए गए, तो मेरा ये मानना है कि विज्ञान और तकनीक जो था, धीरे धीरे एलिट वर्ग तो संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, और कारीगर में हमारा आ गया था विज्ञान तकनीक वर्ग मुगल काल आते आते। इसका परिणाम ये हुआ कि जब अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी शासन स्थापित की, तो छोटे छोटे जो कारीगर थे उन्होंने उस पर कर का बोझ इतना डाल दिया
कि उनके काम से उसको धीरे धीरे विमुक्त करने लगे। तो कारीगर अपना काम छोड़ने लगे, एलिट वर्ग संस्कृत पढ़ाई छोड़ने लगा। तो इससे क्या मिला? फाइनली ये हुआ कि जो हमारी वैदिक विज्ञान परंपरा थी वहां से भी हम विमुक्त हो गए, क्योंकि संस्कृत से हम विमुक्त हो चुके थे। और जो हमारे कारीगर थे उनको जेल में डालना, कर लगाना उनके काम को, और उनको अपने यहाँ ले जाना जहां उन्होंने उद्योग स्थापित की थी। तो इस तरह से भारत में उन्होंने एक तरह से गरीबी स्टार्ट की। जो भारत का जीडीपी पहले हाई था, वो जीडीपी धीरे धीरे घटने लगी। ये एक उनका चाल था। दूसरा, मिशनरी गतिविधि एवं ईसाई धर्म का जोर शोर से प्रचार करना, ये उनका उद्देश्य था। और वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा कर देना, जिससे जो हमारे रोजगार वाले काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो अपने काम से ही घृणा करने लग जाए और बेरोजगार हो जाए। तो ये अंग्रेजों का एक कह लीजिए कि उनकी वो एक चाल थी। बाद में 1835 के आसपास थॉमस मैकाले इंडिया आता है, और वो जब शिक्षा में, उसने भारतीय शिक्षा परंपरा पे सबसे ज्यादा आघात किया। पूरे भारत में घूम घूम कर उसने संस्कृत की भाषा को, जैसे जन भाई साहब ने कहा, ये मृत्युहीन भाषा है। हमारे काव्य ग्रंथों को, रामायण महाभारत को, हमारे जो जिसमें हमारा विश्वास था कि रामायण राम जी थे और कृष्ण जी थे, उस पे उन्होंने केवल काव्य ग्रंथ में उसको कहा कि ये तो केवल पढ़ने लिखने की चीज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये मैकाले ने वो संस्कृत की शिक्षा और हमारा जो अपना सनातन धर्म का एक बोध था उस पे आघात करना शुरू किया। और ये दोनों जो आघात करना शुरू किया, इसके साथ विलियम एडम के रिपोर्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने अपने कोष से उन्हीं विद्यालयों और विद्यालयों को धन देना शुरू किया जो संस्कृत में नहीं चलते थे, अंग्रेजी शिक्षाकरण और मिशनरी से द्वारा चलाए जाते थे। तो हमारे पास धन का भी अभाव होता गया अपने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजाओं का ऑलरेडी उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। राजाओं के धन पे एक तरह से उनका अधिकार होने लगा था, वहां से भी उनका फंड मिलना मुश्किल होने लगा था। इन सब चीजों के बाद अगर हम देखें, डलहौजी जो 1848 से 1856 के बीच रहा, उसने राज दरबारों में और राजघरानों को अनेक तरह के नियम कानून, इसी छोटे से काल में 1848 से 1856 में हमारे यहाँ के ज्यादातर राजघराने उनके उपनिवेश में शामिल हुए, क्योंकि उसने बहुत कठिन कानून इस पीरियड में बनाए, 8 साल के पीरियड में। और उन कानूनों का मकसद यही था कि किसी तरह इन पे शासन स्थापित करो और इनके अंतर्गत आने वाले जो संपत्ति हैं उसे अपने पास ले लो। और जो शिक्षित वर्ग है और जो शिक्षा का माध्यम था, जो संस्कृत और अरबी उस जमाने में, उसको कुठाराघात करना चाहते थे और किया भी उसके। उसी तरह से ये जब बात आगे बढ़ी तो सिपाही विद्रोह को हम केवल एनफील्ड बिल्डर का एक बुलेट के कारण नहीं हुआ। जो अंग्रेज हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे सामाजिक रचना, इस सब पे जो आक्रमण कर रहे थे, उन सबके विपक्ष मतलब प्रभाव के रूप में ही अगर हम देखें तो सिपाही विद्रोह हमें समझ में आता है, जो मार्च में 1857 में शुरू हुआ और मई तक ये मेरठ, दिल्ली और कानपुर के आसपास था। लेकिन अंग्रेजों ने उस विद्रोह को नरसंहार में बदल दिया और ताकतपूर्वक उसको दबा दिया। इससे जो उसके बाद उन्होंने 2 चीजें अंग्रेजों ने की। एक, नई वित्तीय व्यवस्था लागू की देश में 1857 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके सीधे और प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन शुरू किया। तीसरा, जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वो उसी समय अगर आप आसपास देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की और अपनी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे पूर्ण जोर से स्थापित करने लगे, जो हायर एजुकेशन में भी हो गया। और उसका एक ही कारण था कि जब तक वो अंग्रेजी शिक्षा और उस तरह की शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे, उनके पाश्चात्य उपभोग की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। ये माइंड सेटअप था अंग्रेजों का और इस सेटअप के साथ उन्होंने ये काम किया। इसी बीच में कुछ भारतीय आए, उन्होंने इस प्रहार का विरोध भी किया। अरविंदो घोष 15 जनवरी 1908 मुंबई के अपने संभाषण में कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है, अतः छात्रों को अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों का गहराई से चिंतन करना चाहिए तथा शिक्षा मात्र
शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इस बात पे बल दिया और उन्होंने भी कहा, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। साथ में इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ कर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। ये महात्मा गांधी का उद्बोधन है। महात्मा गांधी ने पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था को विषपूर्ण एवं पापपूर्ण बताया तथा भारतीयों को दास बना दिया और उन्होंने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को दास बना दी है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय में थोड़ा सा टैगोर और मदन मोहन मालवीय की सोच एक लगती है मुझे, और महात्मा गांधी और इनमें थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि महात्मा गांधी पाश्चात्य के प्रौद्योगिकी शिक्षा और विज्ञान के पक्ष में नहीं थे, जबकि महामना और टैगोर दोनों ऐसा विश्वविद्यालय चाहते थे जहां जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक विज्ञान है, उसके साथ हमारा जो पारंपरिक शिक्षा है, वैदिक ज्ञान परंपरा है, उन दोनों का मिश्रण होकर शिक्षा व्यवस्था हो। ये महात्मा गांधी और महामना में और टैगोर जी में एक भिन्नता थी आपस में। लेकिन एक 1854 के आसपास हेस्टिंग्स ने एक नीति पत्र तैयार किया। अंग्रेजों ने इन्हें नीति पत्र बनाने के लिए बोला और यह नीति पत्र मूल्यतः जो बची कुची, मैं मानता हूं कि 1813 से भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू हो गई, संस्कृत का उन्होंने ऑलमोस्ट हटा ही दिया, लेकिन जो नीति पत्र 1854 में उन्होंने दिया, इस नीति पत्र में उन्होंने खुलकर यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में शुरू कर दिया। और इसका एक उद्देश्य, मैं जैसा आपको बताया, जो उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद जो उद्योग फल फूल रहे थे, उन उद्योगों में जो प्रोडक्ट आ रहा था उसको भारतीय बाजार में कैसे बेचा जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना इस नीति पत्र में 1854 के नीति पत्र में मिलता है। इसके अलावा हम विज्ञान की बात करें तो मेरे ख्याल से बाद के सेशन में जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिकों पे चर्चा होगी, रामानुजन साहब पे चर्चा होगी, आशुतोष मुखर्जी साहब पे चर्चा होगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब हमारे राजनीतिज्ञ उस समय के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय वैज्ञानिक सोच वाले लोग भी जीवित थे। 1930 में ही सीवी रामन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम उस काल को देखते हैं तो आशुतोष मुखर्जी जी की इस पर चर्चा हुई थी। वो वस्तुतः गणितज्ञ थे, बाद में वो लॉ करके प्रैक्टिस कर रहे थे कलकत्ता हाईकोर्ट में। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों से चंदा इकट्ठा करके, और महेंद्र सरकार साहब उस जमाने में थे, उनके साथ मिलकर के एक अपनी जो भारतीय पैसे से बना हुआ भारतीयों के लिए रिसर्च सेंटर हो, वो कल्टीवेशन ऑफ साइंस कलकत्ता में बनाया, जिस कल्टीवेशन ऑफ साइंस से ही सीवी रामन साहब को नोबेल प्राइज मिला। वहीं पे वो रिसर्च कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, जैसा सुबह में चर्चा हुई थी, जगदीश चंद्र बोस जब इंग्लैंड में आए और प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, बाद में नौकरी मिली तो 1/3 सैलरी, उन्होंने सैलरी नहीं ली। बाद में सैलरी मिलने लगी तब भी उनको रिसर्च लैब नहीं प्रोवाइड किया गया। आचार्य प्रफुल्ल रे के साथ भी ऐसा ही था, उनको भी लैब प्रेसिडेंसी कॉलेज में नहीं दिया गया था। इन लोगों को एक अपने लैब की, जो भारतीय परंपरा से भारतीय लोगों के स्थापित लैब की आवश्यकता थी, जो अगर आप देखें आशुतोष मुखर्जी साहब ने कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र सरकार साहब के साथ मिलकर, डॉक्टर थे वो पेशेवर, डॉक्टर महेंद्र सरकार, उनके साथ मिलकर उन्होंने स्थापित किया। और हमारा जो विज्ञान का रिसर्च वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसपे आचार्य रे साहब थे, जेसी बोस, ये सब लोग वहां पे काम करते थे। इन सब चीजों को अगर हम देखें, दूसरी बात जो और एक मुझे समझ में आती है सर, हमारे जो देश के वैज्ञानिक थे वो विज्ञान परंपरा में तो काम कर ही रहे थे। जैसा सुबह में प्रोफेसर दुबे जी ने और प्रोफेसर दुबे सर ने और जयंत भाई साहब ने भी कहा, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मनीषियों में अरविंद, महर्षि अरविंदो, स्वामी विवेकानंद,
ये राष्ट्रीय पटल पे जाकर के भारतीय विज्ञान परंपरा से आधुनिक विज्ञान को तर्कपूर्वक रख करके वो बताना चाह रहे थे कि जो आधुनिक विज्ञान कर रहा है ये हमारे विज्ञान परंपरा में बहुत दिनों से है। जैसा कि सुबह जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा हुई। जगदीश चंद्र बोस जी ने उस जमाने में जो पौधों में जीव है और प्राण है उसकी चर्चा की। आज वो प्लांट न्यूरोबायोलॉजी के माध्यम से वापस लौटा है सर, लेकिन वो उस समय बताते थे। और जब जगदीश चंद्र बोस जी को बुलाया गया तो उन्होंने खुलकर कहा कि जो मैं ये कर रहा हूं ये तो हमारे विद्वान जन कई 100 साल पहले गंगा के तट पर ये सब काम किया करते थे, ये विज्ञान किया करते थे। तो उन लोगों ने उस चीज को आगे बढ़ चढ़ करके अपने विज्ञान के कार्यों के साथ साथ अपने रिसर्च के साथ साथ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बहुत सारे पेपर नेचर में छापे हैं। जो बंगाल क्या कहते हैं मेडिसिन कंपनी जो उन्होंने स्थापित की है उसकी बोरोलिन आज तक हम यूज कर रहे हैं, वहीं का प्रोडक्ट है वो बोरोलिन। तो वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की देन है। सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत आवश्यकता थी उद्योग को चलाने के लिए। उस समय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने सल्फ्यूरिक एसिड बना करके टाटा जैसे उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया, जैसे उनका उद्योग आगे बढ़ा। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने जब टाटा साहब को ये बताया कि आप कुछ ऐसा धन लगाइए जहां पे हमारे रिसर्च सेंटर बन सके, तो बाद में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और KIFR जो मुंबई में आया। इसके अलावा एक और भी बहुत मजेदार चीज अंग्रेजों के माध्यम से मिलता है। जो अंग्रेजी ऑफिसर्स यहां आते थे उनका काम अपने बॉस को यह दिखाना होता था कि वो कितने उपनिवेश को शामिल करते हैं, कितने तरह से भारत के धन संपत्ति को लूटते हैं और यहाँ के शिक्षा और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उसमें सब एक से बढ़कर एक आगे आते गए, आप देखेंगे तो। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बाद में ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने भारत से बहुत धन अर्जित केवल कर के माध्यम से किया। 1757 से 1938 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि 45 ट्रिलियन डॉलर धन वो ले गए यहां से, जो आज के भारत और ब्रिटेन के कंबाइंड जीडीपी का 17 गुना है। बहुत बड़ा है, भारत और ब्रिटेन के कंबाइंड जीडीपी का 17 गुना। और ये लिखित है क्योंकि वो कर के रूप में ले गए हैं। तो जो कर की व्यवस्था थी और जो कर लेते थे वो लिखित में है। तो उन्होंने 1757 से 1938 के बीच में इतना ले गए हैं वो। और आज हम 5 मिलियन का जीडीपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो हम समझ सकते हैं कि हम कितने इनरिच थे। ऐसे ही सोने की चिड़िया हमें नहीं कही जाती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही बताऊंगा, अपने बातों को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव करना, भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रभावित करना और आर्थिक क्षति पहुंचा के यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करना था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आप लोगों को।